हेलो दोस्तों, मेरा नाम ममता पूनिया है एंड मैं अभी सुपरवाइजर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोटा सीधी भर्ती परीक्षा। अभी ये हिंदी के अंदर जो है टाइपिंग में कोटा आ रहा है, परंतु ये वो कोटा वाला कोटा नहीं है। ये कोटा है जो मिलता है ना। इसका मतलब क्या है कि जो महिलाएं ऑलरेडी कार्यकर्ता की पोस्ट पर कार्यरत है, ये परीक्षा उनके लिए करवाई जा रही है। वो ये पेपर देकर पर्यवेक्षक बन सकती है, ठीक है। इसके बाद में जो है हम इस एग्जाम का सिलेबस है वो डिस्कस करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये परीक्षा जो है मार्च अप्रैल 2024 के अंदर करवाई जा सकती है। हालांकि कोई फिक्स डेट नहीं आई है, परंतु हम उसका इंतजार करें इतना हमारे पास में वक्त नहीं है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं, हमारे सिलेबस को जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं की बात करी है इन्होंने सामान्य हिंदी की। तो सामान्य हिंदी का वेटेज जो है अंक इन्होंने बताए हैं 50। सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य अंग्रेजी के जो अंक है वो है 25, सॉरी। उसके बाद में जो है गणित एवं सामान्य तर्क शक्ति है, तो ये 25 है। तो अंग्रेजी आपकी अगर इतनी स्ट्रोंग नहीं है, उसके बाद में भी जो है अगर आप बेसिक भी कर लें तो भी यू कैन स्कोर गुड, अच्छा आप एक स्कोर हासिल कर सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे कैसे पॉसिबल है। उसके बाद में द्वितीय जो खंड है उसके अंदर विषय जो हमारे हैं पोषण एवं स्वास्थ्य का ज्ञान एवं योजनाएं, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि अगर आप कार्यकर्ता है और आप ऑलरेडी जो है इसी फील्ड के अंदर है, तो डेफिनेटली आपको पोषण के बारे में ऑलरेडी नॉलेज होगा। तो बहुत ही स्मॉल एफर्ट्स के साथ में बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिल सकता है। इसके साथ में आप देखो कि शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, अगर आप कार्यकर्ता है तो शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से रिलेटेड आपको वैसे ही सारा का सारा नॉलेज होना चाहिए। जो थोड़ा बहुत कमी है वो हम जानेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं पूरा उसको। आगे बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सिलेबस हमारे सामने है। सामान्य हिंदी की जो है इन्होंने सबसे पहले बात करी है। सामान्य हिंदी के अंदर संधि एवं संधि विच्छेद, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक है। समास हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, अशुद्ध शब्दों की पहचान होगी, वाच्य हो गए, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अंग्रेजों की पारिभाषिक जो है अपने शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, ये सब। इसमें आप एक बेसिक सी अप्रोच रखें। जो हिंदी है वो आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। इसमें जो है हमें बहुत डीप में नहीं जाना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल, जो कि 7वीं 8वीं का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर पूछ रखे हैं। हमें क्या करना है कि टॉपिक वाइज अगर संधि और संधि विच्छेद है तो उसी को जो है सबसे पहले हमारी ये अप्रोच होनी चाहिए कि बेसिक, मान लो कोई वो वर्ड देके इसकी संधि पूछते हैं ऑप्शन में कि कौन सी संधि है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बेसिक, उनसे आप अपनी शुरुआत करें। उसके बाद में आप धीरे धीरे जो है अपना लेवल अच्छा करिए, अगर आप लिमिटेड चीजें कर पाते हैं तो। उसके बाद में हम इंग्लिश देखते हैं। तो इंग्लिश के अंदर जो है टेंस है, वॉइस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन है, सेंटेंस का रीअरेंजमेंट है, सिनोनिम एंटोनिम है। इसके अंदर अंक जो है वो 25 है। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा वीक है, बहुत ही मतलब जिसमें आप बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इनमें कोई ना कोई तो जरूर टॉपिक होंगे 5 से 6 जिनमें आपको लगता है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। उस पर आप अपना थोड़ा ध्यान दीजिए। कैसे तैयारी करनी है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद में आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि आप इसमें ये पता लगाएं कि आपकी ज्यादा कमांड किस चीज पर है। बिकॉज आप जो भी पेपर देंगे वो सारी की सारी कार्यकर्ता ही होंगी, ठीक है, क्योंकि कार्यकर्ता ही जो है वो पेपर ये दे सकती है। तो इसका मतलब ये है कि पोषण का जो नॉलेज है, जिनका ज्यादा वेटेज है हमारे पास में, तो वो सभी को है। आपने देखा कि पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान एवं योजनाएं जो है वो 65 अंक है, ठीक है। और जो हमारे शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा है उसके 35 अंक है। तो इसका सभी को नॉलेज है। आपको कैसे 7 वाले से ज्यादा नंबर लेके आने हैं उसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स करने हैं, उसके हम बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं गणित की। गणित के अंदर जो है आप देखेंगे कि आप अपना फोकस इस पे रखें, तार्किक दक्षता एवं जो विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता और मानसिक योग्यता।
क्योंकि इसके अंदर जो है हमें कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं। आप कोई भी जो है सिंपल सी बुक ले आइए, उसके अंदर जब आप बोर हो जाएं बाकी सब्जेक्ट करते करते, उस समय जो है आप अपने घर के अंदर भी अगर कोई पढ़ रहा है तो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। ये बहुत ही ईजी होता है। अगर आपने इस कैटेगरी के एक टॉपिक से अगर 10 सवाल भी कर लिए तो बहुत ज्यादा जो है प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि आप आगे जो है वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। और अगर आपके यही क्वेश्चन गलत होते हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपका चयन इस परीक्षा के अंदर। तो जो अपने गणित है, मेन जो गणित है, अगर आप गणित से डरते हैं कि मेरी मैथ जो है गणित मुझे आती नहीं है, मुझे जो है संख्या गिनने में दिक्कत होती है, पहाड़े याद नहीं है, तो आप बेसिक काम एक तो ये कर लीजिए कि पहाड़े आपको जो है कम से कम 20 तक याद हो। ठीक है, अगर आपने वो काम कर लिया उसके बाद में आप ये चीजें ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, आप अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ एवं हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, आप कोई भी ऐसी किताब देखिए जिसके अंदर ट्रिक से चीजें सोल्व कर रखी हो, आप फॉर्मूले उनको याद कर लीजिए ताकि पेपर के अंदर आप डायरेक्ट वो कर पाए। इसके लिए आप एक चीज ये करिए कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप उठाकर देखिए, जो 2018 के अंदर पेपर हुआ था, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि परीक्षा में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है उनका स्तर कोई इतना ऊंचा नहीं है, बहुत ही बेसिक से है, बहुत ही सिंपल है। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो भी आपको ये आ जाएगा। और अगर आप कार्यकर्ता है इसका मतलब आपने ये सब गिनती वगैरह तो टोटलिंग वगैरह ये आपका ऑलरेडी स्ट्रोंग होगा, क्योंकि कार्यकर्ता को तो ये सब करना पड़ता है, रिपोर्टिंग वगैरह तैयार करते टाइम भी सब। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद में आगे हम देखते हैं। हाँ जी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें ये जो सबसे सिंपल दिखने वाला टॉपिक है, परंतु ये हमें सबसे टफ भी लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि आप जो है कार्यकर्ता है तो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, परंतु अगर क्वेश्चन वर्ड दे दिया तो आपको लगेगा कि ये तो इतना ज्यादा आसान है, इसमें मैं क्या ही तैयारी कर सकती हूँ, जो मेरे से क्या ही ये पेपर के अंदर जो है पूछ लेंगे। हम जो है इसमें देखते हैं टॉपिक। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो है बात करी है इन्होंने संतुलित आहार की। ठीक है, संतुलित आहार की बात हो रखी है। तो संतुलित आहार मतलब कौन से पोषक तत्व है वो हम इस प्रकार से लें कि हमारी बॉडी है वो जो हमारा शरीर है वो अच्छे से कार्य कर पाए। ठीक है, उसके बाद में है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब क्या है, हमें किस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें प्रोटीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब प्रोटीन के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, प्रोटीन से होने वाली कौन सी बीमारियां हैं, प्रोटीन अगर ज्यादा हो जाए, हम ज्यादा अगर अमाउंट में ले लें तो उससे क्या डिजीज हो सकती है, अगर हम प्रोटीन बहुत कम लेते हैं अपनी डाइट के अंदर उससे क्या हमारी समस्या हो सकती है, और अगर कोई बीमारी हमें हो गई है तो हम क्या चीजें करें जिससे कि हम सही हो सकते हैं, प्रोटीन हमारी शरीर में कितना होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें जो है आप क्या करेंगे, अच्छा स्कोर करने के लिए पता करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे हम बात करते हैं विटामिन है। कितने विटामिन है, थोड़े से तो हैं, आप पता करिए कि विटामिन की विशेषताएं क्या है, मतलब क्या 4 पॉइंट्स है जो आप विटामिन के बारे में जानते हो, क्या ये कार्बनिक है या अकार्बनिक है, क्या ये हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा देने का कार्य करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, विटामिन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन की खोज किसने करी। ठीक है, जो विटामिन है, कोई भी विटामिन है पर्टिकुलर, उसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, उस कमी को हम दूर किस चीज से कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर विटामिन टॉपिक है तो कौन से विटामिन है जो कि पानी के अंदर घुलते हैं, कौन से ऐसे हैं जो वसा के अंदर घुलते हैं, क्या जो पानी में घुलते हैं वो वसा के अंदर भी घुल सकते हैं, उनको आप अलग अलग करिए। ठीक है, कौन सा विटामिन है उसका साइंटिफिक नाम क्या है, इस टाइप से आप जो है ये सारी की सारी चीजें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है तो उसमें कौन से विटामिन आते हैं उसमें भी फिर आप ध्यान रखिए कि विटामिन B1 है, B6 है, इनकी कमी से क्या क्या होता है। अगर किसी विटामिन को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है आपको वो भी पता होना चाहिए। इतनी सी जानकारी है, बिकॉज आपको इतना डीप में पता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि विटामिन इन्होंने टॉपिक स्पेसिफिकली स्पष्ट रूप से मेंशन कर रखा है, और जो चीजें उन्होंने स्पष्ट रूप से, अब उन्होंने पोषण दे दिया, पोषण में तो अब कुछ भी आ सकता है, लेकिन विटामिन तो एक पर्टिकुलर नाम दे दिया ना, तो एटलीस्ट जो पर्टिकुलर जिसका स्पष्ट रूप से नाम दे रखा है वो तो उसका तो हमें ज्ञान होना ही होना
चाहिए। ठीक है, ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इतना तो हम करें। उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन है। ठीक है, तो आयोडीन की तो आपने जो है टीवी में मसूरी भी बहुत बचपन से ही देखी होगी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है, कैसे हम उसको सही कर सकते हैं, किस अवस्था या किस एज के अंदर ये सबसे ज्यादा रोग हो सकता है आयोडीन वाला जो है। तो विटामिन ए है, अब इन्होंने विटामिन ए जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। विटामिन के अंदर तो सारी चीजें आ गई, बट अब विटामिन ए पूरा अलग से बता दिया। इसका मतलब विटामिन ए के बारे में तो हमें सब चीजें पता होनी चाहिए। विटामिन अगर पूरा टॉपिक भी आप एज ए होल देखो ना, तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पेज से ज्यादा मटेरियल हो ही नहीं सकता है इस पे। इसका मतलब क्या, इतनी कम चीजें पढ़ के हम इतनी अच्छी अगर जॉब ले सकते हैं, तो बिल्कुल हमें बिल्कुल सारी की सारी जो है हमें जी जान लगा देनी चाहिए। आयरन की बात करते हैं हम। आयरन, आपने लोहे का सुना ही होगा, कोई भी गर्भवती महिलाएं होती है, डॉक्टर उनको कहता है ना आपके भोजन के अंदर आयरन जो है होना चाहिए। आपको याद होगा जब आप छोटे होते थे, स्कूल के अंदर पढ़ते थे, तब गवर्नमेंट की तरफ से आपको आयरन की दवाई मिलती थी, मेडिसिन मिलती थी, और वो स्कूल में टीचर्स आपको दिया करते थे कि इसको दूध के साथ में लेना है। ठीक है, जब आप 9 से या फिर 10 स्टैंडर्ड के अंदर, 9वीं या फिर 10वीं के अंदर होते थे, तो आप ये समझिए कि जब आप इतनी छोटी उम्र के अंदर थे, तब से ये आयरन जो आज आपकी परीक्षा में पूछ के आपको एक नौकरी दिलवा रहे हैं, वो उस समय से आपको जो है जानकारी दी जा रही है। ठीक है, तो ये वही लोहा है। अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसके शरीर में कितना जो है, कितनी मात्रा में जो है लोहा होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको जो है कौन कौन से लोहे के, आयरन के स्रोत है, कौन सी सब्जियां जो है वो उनको लेनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो है आप ये ध्यान रख सकते हैं। किशोरावस्था के अंदर तो ये सबसे ज्यादा आयरन जो है वो जरूरी है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, जिंक, विटामिन, उसके बाद में कैल्शियम है। तो कैल्शियम है, इसकी कमी से होने वाले कौन सी बीमारी है, ठीक है, वो आप ध्यान रखिए। कैल्शियम तो बहुत ही ज्यादा आपको पता है जरूरी होगा, और इनके बारे में जब आप पता लगेंगे ना तो करेंगे, तो कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि कहीं ये डिजीज मेरे को तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत सिम्टम ना हमें देखने को मिलता है, हमें पहचान में आता है कि अच्छा इसमें जो लक्षण दिखाई देंगे ना, जब आप लक्षण का पता करोगे तब आपको लगेगा कि ये कमी तो मेरे अंदर भी है, ये कमी तो मेरे अंदर भी है। अगर आपको ऐसा लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी डाइट के अंदर जो इनके स्रोत है ना, किसी भी जैसे आयरन की कमी है उसको पूरा करने वाले कौन से स्रोत है ना, आप पालक की सब्जी, ये सब जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। आप अगर कार्यकर्ता है तो आपके आंगनवाड़ी के अंदर आप जाकर देखेंगे तो चार्ट भी वहां पर आपको मिल जाएगा कि गर्भवती महिलाओं को कौन सा क्या लेना चाहिए। वो तो आप खुद भी जो है सारी महिलाओं को बताते होंगे, और पक्का बताते ही होंगे। अगर नहीं बताते हैं तो आप देखिए, आपको चार्ट के अंदर मिल जाएगा, ये सब जानकारी हमें होती है वहां पर। उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि जो अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, मतलब हमारी कोई भी जैसे स्टेज होती है जीवन की, जैसे एक बच्चा है, उसके बाद में जो है किशोरावस्था है, बाद की अवस्था है, वृद्धावस्था है। तो ये लाइफ की अलग अलग जिंदगी की हमारी जीवन की स्टेजेस है, विभिन्न अवस्थाएं हैं। इसमें पोषण का क्या महत्व होता है। हम जो चीज आज बच्चे को दे रहे हैं, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि आप किशोरावस्था में भी आपको मिले, या फिर जो है वृद्धावस्था के अंदर भी आपको आपके शरीर के लिए वो सही हो, या फिर जो वृद्धावस्था में ले रहे हैं वो बच्चे के लिए सही हो, या किशोरावस्था में ले रहे हैं। आप समझ रहे हो, ये सारी चीजें अलग अलग है। ठीक है, तो हमें हर अवस्था के अंदर कौन सी चीज कब लेनी है उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, आपके सिलेबस में ये चीजें क्यों, जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर ये इंक्लूड करी है इन्होंने, भाई वो इसलिए इंक्लूड करी है क्योंकि आप कार्यकर्ता से पर्यवेक्षक बनने जा रहे हैं। आज आप पर्यवेक्षक बनते हैं तो आपके अंडर में 35-35 के आसपास में आपको जो है कार्यकर्ता जो है आपके अंडर में काम करेगी, आपके दिशा निर्देशानुसार काम करेगी। अगर आपको ही इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे मानते हैं कि हमारी कार्यकर्ता को ये जानकारी होगी, है ना। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आपको पता हो, क्योंकि कोई भी मीटिंग वगैरह चल रही है उसमें एसडीएम साहब है, कलेक्टर साहब है, तहसीलदार है, उन्होंने पूछ लिया कि हाँ जी ये क्या होता है। एक महिला अगर गर्भवती वहां पर आ जाती है जन सुनवाई में, उन्होंने पूछ लिया कि हाँ जी आप बताइए कि आप इनको क्या रिकमेंड करते हो, आप क्या बताएंगे।
अगर आपको खुद को ही नहीं पता होगा तो ऐसे आप कार्यकर्ता हैं तो भी आपको इन चीजों की जानकारी तो पहले से होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अब तो आप लीजिए। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल को अगर आपके परिवार में भी कोई गर्भवती महिला है, पड़ोस के अंदर भी है, ऐसे कार्यकर्ता रहते हुए भी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप किसी और की मदद कर पाए। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसके अंदर जो है किशोरावस्था है, गर्भावस्था है, धात्री महिलाएं हैं, नवजात शिशु है, बाल्यावस्था है, वयस्क है। ठीक है, अभी देखिए आप कोई जो है किशोरावस्था में है उसके अंदर जो है हमें डिफरेंट चीजें रिकमेंड की जाती है कि आप ये अपनी जो है भोजन में लीजिए। गर्भावस्था के अंदर आपको अलग चीजें बताई जाएगी, जैसे उस टाइम में आपको आयरन की कमी ना हो जाए, है ना, वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद में जो है कैल्शियम की कमी ना हो जाए। ठीक है, किन किन चीजों की आपको अगर जो है उस समय क्योंकि एक महिला जो है जब वो गर्भवती होती है तो बहुत जरूरी होता है कि सारे पोषक तत्व उसको मिले, तभी जो बच्चा है वो स्वस्थ हो पाएगा। तो धात्री महिलाएं हो गया, नवजात शिशु हो गया। अब नवजात शिशु है, आप उसको जो है जन्म होते ही कुछ ऐसी चीज तो ना दे दें जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। तो ये सब जानकारी जो है आपके काम के अंदर, जहाँ पर आप कार्यकर्ता हैं, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, या फिर आप कल को सुपरवाइजर बनेंगे तो आपके जो जो पर्यवेक्षक बनेंगे तो आपके जो जितने भी आपको आंगनवाड़ी सेंटर मिले हुए हैं वहां पर जो पास में आपके कार्यकर्ता वगैरह है, उनको आप अच्छे से जो है अगर आप जांच करने जाएंगे कि हमारी कार्यकर्ता कल को क्या काम कर रही है, तो आपको जानकारी होगी तभी आप जांच कर पाएंगे। वरना अगर आपको खुद को ही नहीं पता होगा तो आप उनको क्या ही बताएंगे। अगर आप कार्यकर्ता की मीटिंग ले रही है, आसपास की महिलाएं भी आगे की, या फिर पेरेंट्स मीटिंग में आगे जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, आपसे पूछ लिया कि मैडम जी हमें बताइए ये सब चीजें हैं, मतलब हम इसमें क्या करें, या फिर गोद भराई है उसके अंदर किसी महिला ने पूछ लिया, या फिर ममता कार्ड वगैरह बन रहा है, पीएम मातृत्व वंदना योजना है उसकी कोई जानकारी लेने आए हैं, तो अगर किसी ने पूछ लिया तो इतना आपको आप सक्षम बनाइए कि आपसे आप जिस फील्ड में हो उसके बारे में आपको जानकारी हो। ठीक है, आप सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही नहीं, इस एग्जाम में दिलचस्पी जो है इसका सिलेबस याद करने में इसीलिए भी बनाए कि एज ए इंसान भी हमें इतना पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं, जो हमारी गर्भवती की देखभाल है। ठीक है, गर्भवती की देखभाल है तो गर्भावस्था में वजन की निगरानी। अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि कोई महिला गर्भवती है तो कितना वजन उसका जो है कितने किलोग्राम तक उसका वजन जो है बढ़ सकता है। ठीक है, बेसिक जो ऑन एन एवरेज है, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए कि इतना वजन जो है बढ़ता है, किलोग्राम में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये पेपर में आ सकते हैं। मातृ शिशु रक्षा है। ठीक है, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए, बच्चा जो है तो कोई भी बच्चा है उसको कौन से महीने में कौन सा जो है टीका लगाया जाना है, कितने टीके लगते हैं, किस स्टेजेस पे कौन से टीके लगेंगे, कौन से रोग के लिए क्या किया जाएगा, है ना, ये सब ध्यान रखिए। गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, ये आपको पता है कि स्वास्थ्य जांच जो है एएनएम वगैरह, आशा वगैरह ये सब करती है, सहयोग करती है। कार्यकर्ता भी रिपोर्टिंग करवाती है तो कार्यकर्ता को भी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। आगे चलते हैं, टीकाकरण। टीकाकरण के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण जो होता है उसके अंदर कौन कौन से टीके आते हैं आप उनको याद कर लीजिए। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम के अंदर कौन सा इनमें से टीका जो है वो नहीं है। ठीक है, कौन सा इंक्लूडेड नहीं है उसका आप ध्यान रखिए, आपको वो पता होना चाहिए, ऑप्शन में फिर आप बता पाएंगे। उसके बाद में चलते हैं कि टीकाकरण का महत्व क्या है। तो टीकाकरण जो है उसका महत्व क्या है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं कि निम्न में से कौन सा महत्व नहीं है। बहुत ही सिंपल है, इससे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। टीकाकरण न होने का दुष्प्रभाव, कोई बच्चा है, आप ये ध्यान रखिए, आपको पता ही होगा कि कौन से कितने महीने का हो जाता है तब कौन सा टीका लगता है। ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब फिर आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर ये टीका ना लगाएं तो उसको क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि जो प्लस पोलियो हमें जो उसकी खुराक पिलाई जाती थी, आपको पता है कि वो अगर हमें नहीं मिलेगी तो क्या हो सकता है, मतलब दुष्प्रभाव मतलब क्या, कि हमें अगर भोजन मिल रहा है, अगर वो मिलना बंद हो जाए तो उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे, आप समझ सकते हो, है ना। पानी मिल रहा है, पानी मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा। इसी तरह से ये जिंदगी के अंदर बच्चे की शुरुआती स्टेज के अंदर टीकाकरण बहुत जरूरी है। अगर वो टीकाकरण सही समय पे ना हो तो फिर क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जो 6 महीने पे टीका लगता है वो ना लगे तो उससे क्या बीमारी हो सकती है। वो एक ममता कार्ड आता है, पता नहीं कौन सा कार्ड होता है, उस पे ऑलरेडी टीकाकरण की सब कौन से महीने कौन सा लगता है, किस रोग के लिए लगता है, क्या बीमारी ना हो, सारी जानकारी होती है, आपको पता ही होगा, आप कार्यकर्ता हैं तो।
स्वास्थ्य एवं पोषण के विभिन्न कार्यक्रम, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है कि स्वास्थ्य मतलब हेल्थ और जो अपने पोषण के विभिन्न कार्यक्रम क्या है जिससे हम हमारी जो हेल्थ है उसको अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि NRHM एवं ICDS के अंतर्गत संचालित योजनाओं के साथ ICDS का परिचय, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य, समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत प्रदान करने वाली सेवाएं व संचालित योजनाएं, ठीक है। अब इन्होंने डायरेक्ट ICDS का मेंशन उल्लेख किया हुआ है। आपको ये अब बिल्कुल पता होना चाहिए कि ICDS है वो सबसे पहले उसकी शुरुआत कब हुई, ICDS की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ICDS की शुरुआत जो है अपने राजस्थान में कब हुई, और ICDS के बारे में आप ICDS के सबसे जो फेमस प्रोग्राम्स है वो कौन से हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए। ICDS है उसका क्रियान्वयन करने के लिए क्या क्या संस्थाएं हैं वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर इन्होंने साफ ही बोल रखा है कि जो अपने समेकित बाल विकास सेवाएं हैं, मतलब इन्होंने योजना का डायरेक्ट मेंशन कर रखा है, तो आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ठीक है। ऐसी कोई भी इस टाइप की योजनाएं हैं जिसके अंदर लाभार्थियों को लाभ मिलता है, या फिर कोई भी जैसे टीकाकरण है, ठीक है। कोई भी लीगल सेवाएं हैं, पुलिस की सेवाएं, मेडिकल सेवाएं एक साथ अगर किसी जगह पे मिलती है तो उस योजना का नाम क्या है, इस टाइप से। अगर कोई सबला स्कीम है जैसे मान लो, तो वो जो है किस एज ग्रुप की जो औरतें हैं या फिर वो किन वर्ग के लोगों के लिए लाई गई है वो आपको पता होना चाहिए। कोई बच्चों के लिए योजना है तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप कार्यकर्ता है तो आपको ऑलरेडी इन सब के बारे में, जैसे उड़ान स्कीम है उससे क्वेश्चन बन सकता है, वो महिलाओं के लिए है, ठीक है। ये सब चीजें, उड़ान स्कीम है उसकी शुरुआत कब हुई आपको ये पता होना चाहिए। तो इन सब चीजों की आपको जानकारी मिल सकती है। आगे हम चलते हैं कि जो स्वास्थ्य एवं ये हो गया कुपोषण की बात करती हूँ मैं। तो कुपोषण जो है वो जन्म के पूर्व और जन्म के बाद, मतलब जन्म से पहले भी कोई जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा अगर पैदा हो वो उस टाइम तक उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और वो पैदा होने के बाद में ही उसमें जो है कोई समस्या होगी, तो ये जरूरी नहीं है। तो कुपोषण से पहले भी कुछ बीमारी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए आपको पता होगा कि कोई भी महिला गर्भवती होती है तो वो डे 1 से ही जो है डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्टेशन करती है, उनसे डॉक्टर से जो है वो सलाह लेती है, उनकी सलाह के अकॉर्डिंग या फिर जांच जो विभिन्न समय पर करवाई जाती है, उस महिला में जितनी भी जो है कमी लगती है उस हिसाब से उनको दवाइयां या फिर जो है फल फ्रूट्स या फिर जो डाइट है, ठीक है, कि वो भोजन में क्या ले वो जो है उसकी सलाह दी जाती है। वो इसीलिए दी जाती है ताकि बच्चे को जो है भरपूर पोषण मिल पाए अंदर और बच्चा स्वस्थ हो। बच्चों के अंदर अगर कोई और भी ऐसी बीमारी है तो उसको भी जो है पता लगाया जा सकता है पहले। तो उसको अगर कोई ऐसा हो रही है बीमारी इस टाइप की, तो क्या कैसे किस तरह से हम जो है उसके बारे में पहले से पता लगा सकते हैं, कैसे उससे बचाव कर सकते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जन्म हो गया बच्चे का, उसके बाद में कैसे जो है अगर कोई बीमारी है तो उसको जो है उससे बचाव किया जा सकता है, उसके बारे में हम जो है बात करते हैं। आगे हम चलते हैं। तो आगे आप जो है वो देख सकते हैं कि जो हमारा कुपोषण हो गया हमने देख लिया, और सामान्य बीमारियों की जानकारी हम बात करते हैं। सामान्य बीमारी इन्होंने वर्ड मेंशन करा है, तो इसके अंदर क्या है, दस्त है, उल्टी है, ठीक है, आंखों व नाल का संक्रमण है, खसरा, गलघोटू, टिटनस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया। अच्छी बात ये है कि इन्होंने जो सामान्य बीमारी, ठीक है, सामान्य बीमारी है उसमें पर्टिकुलर मतलब स्पष्ट रूप से उन बीमारियों का नाम बता दिया है आपको। अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, 2 या 3 पेज से ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। आप 2 या 3 पेज के अंदर सारी चीजें जो है वो इसके अंदर जो है समाहित कर सकते हो और उसको याद कर सकते हो, ये आप ध्यान रखिए। तो जो हम देखते हैं कि अब इसके अंदर जो है आंखों व नाल का संक्रमण, अब खसरा है, ठीक है। तो अब खसरे जो है खसरा जो है वो होता किस कारण से है, ठीक है। अगर टिटनस है तो टिटनस के टीके का आविष्कार किसने किया, ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर काली खांसी है तो काली खांसी जो है वो किस
वर्ग के लोगों को ज्यादा हो सकती है। काली खांसी से बचाव के लिए गवर्नमेंट जो सरकार है उसने क्या प्रोग्राम चलाए हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। टीबी और निमोनिया, कि टीबी है चाहे निमोनिया है, उससे बचाव कैसे किया जा सकता है। टीबी है तो टीबी की फुल फॉर्म क्या है। टीबी जो है वो कौन सी कैटेगरी के रोग में आती है, मतलब विषाणु जनित है या फिर जो है अपने बैक्टीरिया के कारण होती है, ये पैथोजन के कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण होती है, किस बीमारी के अंदर ये आती है, मतलब किसके कारण होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने निमोनिया के बारे में बता रखा है। तो निमोनिया है, जब निमोनिया होता है तो कौन सा अंग सबसे ज्यादा शरीर का प्रभावित होता है, ठीक है। टिटनस है तो टिटनस जो है इसका मतलब बचाव के लिए कौन से टीके लगते हैं, ये आप जो है देख सकते हो, ठीक है। तो अब निमोनिया है, निमोनिया के अंदर जो है मतलब शरीर के अंदर क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टीबी है, टीबी के अंदर जो है शरीर का कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है, इस टाइप की जानकारी जो है आपको वो सारी की सारी पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि मांसपेशियों का अपक्षय जो बच्चों में देखने को मिलता है, तो ये कौन सा किस रोग के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि आरबीसी है, उसकी लाइफ स्पेन क्या है, मतलब आरबीसी कितने दिन तक जो है वो जीवित रहती है, इस टाइप से। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया कि सब्जियों में जो ऑक्सलेट करके जो है होता है, मतलब उसका जो फंक्शन है क्या है, या फिर जो है वो किस पोषक तत्व का या फिर किसके अवशोषण में बाधा पैदा करता है कि वो अवशोषण जो है वो नहीं करने देता है, ठीक है। तो और गर्भावस्था के अंदर जो है वो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो कितनी बढ़ जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। लोहे की मात्रा है जब आप डाइट ले रहे हैं गर्भावस्था के अंदर तो वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। जब कोई भी महिलाएं हैं जब वो बच्चे को जब मिल्क फीडिंग कर रही होती है तो उस टाइम मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन सा होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है क्वाशियोकोर टर्म है जैसे, ठीक है, तो वो प्रोटीन वाले में आएगी कि उसका क्या यूज है। अगर मैं आपसे बात करूं साबुत अनाज जो होता है, ठीक है, साबुत अनाज से हमें कौन सा पोषक तत्व मिलता है या फिर क्या चीज हमें मिलती है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि आईसीडीएस के अंदर जो भी हमें मतलब खाद्य पदार्थ की सामग्री जो है वो आवंटन की जाती है, उसकी तो हमें जानकारी होनी ही चाहिए कि कौन सा, अगर दाल मिल रही है तो दाल से कौन सा पोषक तत्व मिल रहा है और क्या जो है वो हमारे यूज में आ रहा है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखिए। जैसे अगर ऐसे पूछ सकते हैं कि कोई महिला गर्भावस्था में है तो शुरू के 6 महीने हैं उसमें उसको कितनी मात्रा में जो है एक्स्ट्रा अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। जैसे एक मतली जो होता है गर्भावस्था के अंदर, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो मतलब उसको उससे निजात पाने के लिए किस चीज का हम सेवन करें कि वो मतली रोग जो है वो मतलब ना हो, मतली जो है वो ना महिला फेस करे, ये आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसके सेवन से जो रक्तचाप है वो क्या किया जा सकता है, वो बढ़ जाता है। तो आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए। इसके साथ में ही जो है हमने देखा कि जो सिलेबस का दूसरे वाला पोर्शन है, यानी कि ये जो शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, इसमें जो है 35 अंक इन्होंने बता रखे हैं और जो ऊपर वाला टॉपिक है उसमें उन्होंने 65 अंक जो है वो बता रखे हैं। तो ये टोटल मिला के 100 अंक का हो जाता है, ठीक है, दूसरा खंड जो है। तो आपको बहुत ही ज्यादा इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा कि इसमें से ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, कम से कम 10 या 15 पेज के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि फिर तो कैसे ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा अगर आप जिस फील्ड के अंदर है उसकी ही आपको अगर जानकारी नहीं है। तो इतनी बेसिक जानकारी तो हमें क्या है, होनी ही चाहिए, ठीक है। और ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, हमारे गणित है, गणित के अंदर मैंने आपको बताया कि जो लॉजिकल मतलब जिसमें मैथ नहीं है, प्रतिशत और ये चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, इनको अगर आप छोड़ भी दें उसके बाद में भी आप जो है बहुत ही आसानी से सिलेबस को टेकल कर सकते हैं। रीजनिंग वगैरह जो है वो बहुत आसान आती है। अगर आप परीक्षा के पहले के जो प्रश्न पत्र हैं वो देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी है जिसमें कोई भी उसमें टॉपिक मेंशन्ड है, क्रिया है, वाच्य है, आप अगर एक एक पेज भी अगर हर टॉपिक से करके जाते हैं ना
ये जो सिंपल सिंपल है, अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, सकर्मक किसको कहते हैं, वो टाइप याद कर लिए, इतने से भी आपका हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल डीप नहीं है। इतना बड़ा सिलेबस देख के डर मत जाना कि अरे हिंदी में तो इतने सारे टॉपिक है, अंग्रेजी में तो इतने सारे टॉपिक है। नहीं, वो आपसे बहुत आसान पूछेंगे, आपसे बहुत ही बेसिक पूछेंगे। उन्हें भी पता है कि आप कार्यकर्ता हैं, आप ऑलरेडी इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई के टच में नहीं है, तो वो उसी लेवल का पेपर बनाएंगे। अगर पेपर टफ कठिन आ भी जाता है तो वो सभी के लिए टफ होगा। और आप ये चीज ध्यान रखिए कि ये आसान है, परंतु इतना भी आसान नहीं है। हालांकि आप इसको कर सकते हैं, बट अगर आप डेली के डेली कंसिस्टेंटली अभी से एफर्ट्स करना शुरू कर दें, तो प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कर लेगा, ठीक है। तो आपको तो यही ध्यान में रखना है कि जो भी आपको जितना भी समय मिल रहा है, आपको आप जितना दिन के अंदर, जब आप आंगनवाड़ी में जा रहे हैं, तो ये सिलेबस तो आप उस टाइम वहां कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ये? क्योंकि ये आपका काम है। आप महिलाओं को जब भी मीटिंग होती है उनको इस बारे में जानकारी दीजिए, जब आप सर्वे करने जा रहे हैं तब आप इसके बारे में जानकारी दीजिए, जो खंड 2 के अंदर 100 नंबर का सिलेबस है। तो क्या होगा ना कि आप अपनी ड्यूटी भी करेंगे, और ड्यूटी आप बहुत ही अच्छे से करेंगे, क्योंकि लोगों को यही तो जानकारी नहीं है जो उनको चाहिए। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये होगा कि आप किसी की जिंदगी में थोड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तीसरा ये होगा कि आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। तो जब आप घर आने के बाद में जो है, आप आगे वाला जो पोर्शन है हमारे 100 नंबर का, उस पर आप ध्यान लगा पाएंगे। इस परीक्षा से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, शंका है, सवाल है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मैं आपको वहां पर जो है हर आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगी, ठीक है। और कोई भी मन में डाउट आ रहा है, वो आप सारी सारी चीजें आप जो है वहां पर बता सकते हैं। अगर आपके डाउट्स ज्यादा होते हैं, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, तो मैं उनके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो है आपके लिए ये हेल्पफुल रही है। अगर ऐसा है तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।